नमस्कार दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट कराया था। तो हमने इनकी वीडियोस जो है वो देखी थी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल समाप्त करने की, यानी कि एंड करने की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इम्पैरेटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस था उसका जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताया था। यानी कि वी वर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंसेस से, कि इन सेंटेंसेस के हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है ये पहचानना कि द गिवन सेंटेंस टू यू इज अ नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को ओपन द डोर आपको दिख रहा होगा तो इस हिसाब से ओपन द डोर से आप पहचान सकते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज इम्पैरेटिव, प्लस आगे क्या वर्ड दिख रहा है, डोंट। तो अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस के आगे डोंट होता है तो फिर ये बन जाता है नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस जो है, इसके जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के तरीके जो हमें दिए गए हैं वो एक नहीं 3 तरीके हमें दिए गए हैं। और ये तीनों तरीके कौन से होते हैं तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ही की जगह ही आएगा। सेड टू की जगह हमने इम्पैरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड देखे थे, तो ही आस्क्ड मी भी आप बोल सकते हो, है ना। ही एडवाइज्ड मी भी बोल सकते हो, ही ऑर्डर्ड मी भी बोल सकते हो। कॉमा की जगह टू आएगा, ये हमने पढ़ा था। लेकिन टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो टू ओपन द डोर होना चाहिए। अब अगर ये सेंटेंस मैंने लिख दिया तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया, जबकि जो डायरेक्ट स्पीच मुझे गिवन है वो स्पीच तो मुझे कैसी गिवन है, डायरेक्ट स्पीच तो मुझे नेगेटिव गिवन है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जो होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यानी जो सबसे पहला तरीका है नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस बनाने का, वो है कि जो नॉट का यूज है ना, ये आप टू से पहले कर लो। यानी ये स्ट्रक्चर कहलाता है नॉट टू का। यानी कि यहाँ सिर्फ एक छोटा सा नॉट हमें इंसर्ट करना है टू से पहले। तो ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस कौन से में चला गया, इनडायरेक्ट स्पीच में चला गया। ये पहला तरीका है। जो दूसरा तरीका हमें गिवन है वो गिवन है कि आप एक वर्ब का यूज कर सकते हो जो मना करने के लिए यूज होती है, एंड दैट वर्ड इज फॉरबिड। फॉरबिड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए मना करना। फॉरबिड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबेड जो है वो इसकी सेकेंड फॉर्म है, और फॉरबिडन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आप फॉरबेड से अगर बनाएं तो आपको सेड टू की जगह फॉरबेड ही यूज करना है। वाई आई एम यूजिंग सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सेड भी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में ही जाएगा। अच्छा, फॉरबेड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ही फॉरबेड मी। अब फॉरबेड का मतलब ही मना करना है, तो ऐसा नहीं हो कि आप फॉरबेड के साथ नॉट का यूज कर लो वापस, नहीं। ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, ठीक है, उसने मुझे मना किया दरवाजा खोलने के लिए। अब थर्ड जो तरीका आपको गिवन है मना करने के लिए, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पीपीएफ। अब ये पीपीएफ से क्या मतलब है मैम, यहाँ पर जो ये 2 पी है ना, इसका मतलब है या तो आप मना करने के लिए वर्ब यूज कर सकते हैं प्रिवेंट, या फिर आप मना करने के लिए वर्ब यूज कर सकते हैं नोन एज प्रोहिबिट। यानी कि या तो प्रिवेंट बोलो या प्रोहिबिट बोलो सेड टू की जगह। इसके बाद आपको फिक्स प्रेपोजिशन यूज करना है फ्रॉम, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। इसलिए ये जो वर्ब आपको गिवन है, इस वर्ब में आपको क्या बनाना पड़ेगा, या इस वर्ब में क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी। यानी कि फ्रॉम के बाद वर्ब में क्या लगा दो, आईएनजी, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो जरा सी बनाते हैं एक बार। सेड टू की जगह मैम प्रिवेंटेड या तो लिखें ही प्रिवेंटेड, या फिर आप प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं, ही प्रिवेंटेड या फिर ही प्रोहिबिटेड। ऑब्जेक्ट लिखे मी, फिर क्या लिखे, प्रेपोजिशन फ्रॉम, कॉमा की जगह फ्रॉम आएगा, और फिर डायरेक्ट आप क्या लिख दें, वर्ब में आईएनजी, फ्रॉम ओपनिंग द डोर। अगेन आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिवेंट और प्रोहिबिट दोनों का ही मतलब मना करना ही होता है। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली जो फॉलो होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। कौन से टाइप के सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव इम्पैरेटिव सेंटेंस। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल और दिए हैं, जरा कोशिश करते हैं इनकी बनाने की। देखो, ही सबसे पहले नॉट टू से बनाते हैं, तो ही आस्क्ड मी बोल सकती हूँ, ही आस्क्ड मी नॉट टू। नॉट टू बनाते नेगेटिव हो गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू गो आउट, ये पहला तरीका।
सेकेंड तरीका क्या है, मना करने के लिए आप फॉरबिड का यूज कर सकते हैं, ही फॉरबिड मी। अब फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही फॉरबिड मी टू गो आउट। तीसरा तरीका क्या है कि आप प्रिवेंटेड या फिर प्रोहिबिटेड वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट, क्योंकि गो के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी। ऐसे इसका बनाए आप क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, he asked his servant not to। अब stop का मतलब भी मना करना होता है, तो आप not में मना कर चुके हो, तो not to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म not to work, तो मुझे वर्किंग का क्या करना पड़ा, वर्क। क्यों, क्योंकि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही सेकेंड मना करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉरबिड, तो ही फॉरबिड हिज सर्वेंट टू लगाएं, टू वर्क, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसी तीसरा तरीका क्या है, प्रिवेंट और प्रोहिबिटेड, तो ही प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। उम्मीद है आपको ये नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है इसके इनडायरेक्ट स्पीच बनाने आ गए होंगे। तीनों तरीके आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इन तीनों तरीके में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जैसा एग्जामिनर को आपसे चाहिए या चाहिए होगा उस टाइप के ऑप्शंस वो आपको एग्जाम में दे देगा। और अगर तीनों ऑप्शन आते भी हैं तो फिर डेफिनेटली किसी ना किसी में कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम रहेगी, या तो फॉरबिड के साथ नॉट लगा देगा या प्रिवेंट प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम नहीं लगाएगा, एज सच कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे तो वो आप ऑप्शन कट करके अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपसे इंपैरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आ सकता है वो है रिलेटेड टू क्वेश्चन टैगिंग। देखो ये क्वेश्चन टैगिंग वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कराया था, और यही क्वेश्चन टैगिंग वाला जो पार्ट है ये मैं आपको यहाँ पर भी करा रही हूँ। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि बट ऑब्वियस है क्वेश्चन टैगिंग है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों ही टाइप में पीछे क्वेश्चन मार्क तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि एक इंपैरेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैगिंग है या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए आप, अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैगिंग होगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होगा, जबकि ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, यानी ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस, और उसकी हम लोग क्वेश्चन टैगिंग कर रहे हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने क्या कहा था कि हम क्वेश्चन टैगिंग को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो एज सच यहाँ पर भी सेम मेथड ही अप्लाई करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल लिए भी नहीं क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस ये इंपैरेटिव है और वो इंटरोगेटिव है ना। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन टैगिंग को क्या करेंगे, इग्नोर ही करेंगे। तो अभी भी आप सेड टू की जगह या तो ऑर्डर्ड बोल सकते हो या एडवाइज्ड बोल सकते हो, आपकी इच्छा है जो आप बोलो, ये ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड मी। अच्छा, कॉमा की जगह अभी भी टू ही आएगा, टू गिव, पर्सन चेंज आपको करना ही है, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टू गिव हिम सम रुपीज। बस ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो कोई नई चीज नहीं है, जो अभी हमने नॉर्मल सेंटेंस का किया था बिल्कुल वही है, बस सिर्फ क्वेश्चन टैगिंग वाला जो पार्ट है इसे क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे इंपैरेटिव सेंटेंस है जो खुद डायरेक्ट स्पीच में किससे स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको, लेट से, इसीलिए मैंने हेडिंग भी क्या लिखा है, सेंटेंसेस विद लेट। ये जो लेट से इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इनकी जो क्वेश्चन टैगिंग होती है ये थोड़ी सी इनकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। तो कैसे होती है जरा हम वहाँ पे बात करते हैं। तो इन क्वेश्चन टैगिंग इन इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है या एक तरीका फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं सजेस्ट या फिर प्रपोज्ड, यानी कि जो इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वो किससे बनेगी, सजेस्ट या फिर प्रपोज से। अब ये जो सजेस्ट या प्रपोज से जो बनती है इसके लिए आपको एक फॉर्मूला या एक स्ट्रक्चर याद रखना है जिसको हम कहते हैं एस डॉट एस। अब ये एस डॉट एस से क्या मतलब है, ये जो आप सेड टू था ना, इस सेड टू की जगह अब आप लोग लिखेंगे सजेस्ट या फिर प्रपोज्ड, है ना। अब आप याद करें, मैं आपको कहा था सजेस्ट और प्रपोज दो ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है, टू। तो इस पहले वाले टी का क्या मतलब है, टू। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये दोनों आपको कब लिखने हैं, जब आपको डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट गिवन हो,
इस टी का क्या मतलब है, अगेन हम कॉमा की जगह किसका यूज करने वाले हैं, आप दैट का। इस टी का क्या मतलब है कि आपकी जो इन्वर्टेड के अंदर सब्जेक्ट है वो या तो वी होगा या फिर दे होगा। तो वही आपको रिपीट करना है, वी और दे क्यों बोल रही हूँ, सबकी बात करेगा तो वी और कुछ की बात करेगा तो दे, है ना। और इस एच का मतलब है कि एक फिक्स मॉडल आता है जिसको हम शुड कहते हैं, यानी ऐसे इंपैरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो, इनकी इनडायरेक्ट स्पीच सजेस्ट और प्रपोज से ही बनती है, और ये फॉर्मूला उसमें फॉलो होता है जहां पर पीछे एक मॉडल आता है फिक्स, दैट इज शुड, और इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। चलिए अब इस हिसाब से हम हमारे बनाए, देखो कैसे पता चलेगा कि ये एस डॉट एस से बनेगा, क्योंकि लेट से स्टार्ट हो रहा है। बनाए आगे, मोहन सेट टू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सजेस्टेड, या फिर एग्जामिनर क्या लिख सकता है, प्रपोज्ड, है ना। एस डॉट एस में एस के बाद क्या था, टू था, टू के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था, हिज फ्रेंड्स, कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, अस की जगह आप या तो वी का यूज करें या फिर किसका यूज करें, दे का, और इसके बाद फिक्स मॉडल आता है शुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो बस, गो, और इसके बाद का सेंटेंस एज इट इज, गो टू द सिनेमा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसका बनाओ, आई सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू द विलेजर्स, कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, दैट के बाद या तो दे आएगा या फिर क्या आएगा, वी आएगा, फिर मॉडल क्या आएगा, फिक्स, शुड आएगा, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हेल्प द पुअर। उम्मीद है आपको एस डॉट एस के अंदर ये वाले सेंटेंस लिखने आ गए होंगे। तो ये पहला तरीका है जो लेट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका क्या बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। अब जो इसका दूसरा तरीका आता है वो आता है कि आप ऐसे सेंटेंसेस में यदि यहाँ पर पर्सन अस के अलावा कोई और दे रखा है तो आप इन सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच विश से भी बना सकते हो। और ये जो विश है ना, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला तो एस डॉट एस ही फॉलो करते हैं, लेकिन बस सिर्फ सजेस्ट और प्रपोज की जगह वर्ड क्या लिख देंगे, विश्ड, और ये जो फिक्स प्रपोजिशन है टू, इसका यूज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट आएगा, नहीं है तो ये भी हटाओ, कॉमा की जगह अभी भी दैट आएगा, और ये वाला जो टी है इसमें दे या वी की जगह जो पर्सन यहाँ मेंशन है वो आ जाएगा, मॉडल अभी भी शुड आएगा, और शुड के बाद अभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस वाले सेंटेंस को क्यों ना हम विश्ड से बनाए, तो विवेक विश्ड, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ गिवन ही नहीं है, होता तो मैं लिखती, कॉमा की जगह क्या लिखूंगी, दैट, मी की जगह, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, विवेक, विवेक को देख के क्या आएगा, ही आएगा, शुड आ जाएगा, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड गो आउट। यानी कि लेट वाले सेंटेंसेस का जो इनडायरेक्ट स्पीच है या तो वो आपको ऑप्शन में सजेस्ट या प्रपोज से दिखेगा, नहीं तो फिर वो आपको किससे दिखेगा, विश्ड से दिखेगा। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि सजेस्ट और प्रपोज गिवन हो तो फिर आप यहाँ पर मॉडल का ध्यान, प्रपोजिशन का जो ध्यान है वो बिल्कुल रखेंगे कि सजेस्ट और प्रपोज के साथ मैम टू लगाना मैंडेटरी है अगर ऑब्जेक्ट है तो, और फिर यहाँ पर आपको आगे एज इट इज करना है जो काम आपको विश में करना है। बस यहाँ प्रपोजिशन नहीं लगाया है, ऑब्जेक्ट होता तो भी नहीं लगाती, अभी तो नहीं है। क्लियर है। तो ये कुछ तरीका था जो हमने किसके सीखे, लेट वाले के। ऐसी देखो एक सेंटेंस क्या बोल रहा है, राम सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। अब ये वाला जो सेंटेंस है कि राम सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि और भी ऐसे तरीके हैं कि अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दे सकता है, लेकिन उससे पहले हम क्यों ना इसे सजेस्ट और प्रपोज से तो लिख ही दें। अच्छा, यहाँ पर आप सेंटेंस में सेड टू की जगह पर भाई रिक्वेस्टेड का यूज भी कर सकते हो कि जो राम है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने मास्टर से, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में परमिशन जैसी फीलिंग आ रही है कि जो राम है वो अपने मास्टर से परमिशन मांग रहा है कि भाई मुझे घर जाने दो, तो राम रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज आप परमिशन के लिए कर सकते हो, जैसे आप यहाँ बोल सकते हो टू अलाउ, मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, राम को देख के फर्स्ट पर्सन है, टू अलाउ हिम गो होम, ठीक है, टू अलाउ हिम टू गो होम, कॉमा की जगह अभी वापस टू का यूज हमने कर लिया है। नेक्स्ट, या फिर आप यहाँ पर अगर टू अलाउ का यूज नहीं करना चाहते तो राम रिक्वेस्टेड हिज मास्टर
टू अलाउ यूज मत करो तो आप उसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हो टू परमिट हिम, या गया ऑब्जेक्ट हिम, उसके बाद आप टू का यूज करें टू गो होम। ये वाला जो टू मैं लगा रही हूँ ये कॉमा की जगह लगा रही हूँ, और ये वाला जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये परमिशन के लिए यूज हम कर रहे हैं। जो तीसरा तरीका है, अगर आप टू अलाउ या टू परमिट का यूज भी नहीं करना चाहते तो फिर आप कर सकते हैं कि राम रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। आप डायरेक्ट ही लेट वर्ड का यूज ही लगा लें, क्योंकि लेट का मतलब ही परमिशन मांगना ही होता है, टू लेट हिम टू गो होम। यानी कि अगर आपको एग्जाम में सजेस्ट प्रपोज से नहीं मिलता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच विश से भी नहीं मिलता है, ये मैं कौन से टाइप के सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, जो लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको सजेस्ट प्रपोज से नहीं मिल रहा है, विश्ड से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो, या तो आप यूज करो टू अलाउ का, या फिर आप यूज करो टू परमिट का, और नहीं तो टू लेट का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको इसका एस्ट और सेस से बनाना होता तो आप कैसे बनाते, राम सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हिज मास्टर दैट आई शुड गो होम। विश्ड से बनाते तो क्या बनाते, राम विश्ड हिज मास्टर, टू का यूज नहीं होगा ना, प्रपोजिशन नहीं आता, तो राम विश्ड हिज मास्टर दैट ही शुड गो होम। ठीक है, तो मैंने आपको विश्ड से भी बता दिया, सजेस्ट या प्रपोज से भी बता दिया, और ये दोनों ना मिले तो फिर इन तीनों में से कोई वर्ड आ सकता है। अगेन आई एम सेइंग ये जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं इनके कितने तरीके बता दिए, 5 तरीके। 3 तो ये, एक विश्ड से और एक एस डॉट एस यानी सजेस्ट और प्रपोज से। इन 5 तरीकों में से जो एग्जामिनर को आंसर चाहिए वो उस हिसाब से आपको क्या देगा, ऑप्शंस मेंशन करेगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो लेट से स्टार्ट हो रहे थे। अच्छा, इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, एग्जामिनर को जो चाहिए वो आपको अपने आप ऑप्शंस में दे देगा, बस आपको इन 5 तरीके से बनाने आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको थोड़े से मैथमेटिकल टाइप वाले सेंटेंस जो है वो फील होंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है इन टाइप के सेंटेंसेस में, लेट इट बी अ स्क्वायर या फिर लेट इट बी अ ट्राइंगल। समवॉट आपको इस टाइप के जो सेंटेंसेस है ये देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये मैथ्स के सेंटेंसेस जो है वो कहलाते हैं। अब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो वो कैसे बनेंगे, तो देखो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, मतलब ही ने क्या कहा है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। अब ऐसे टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो सेड की जगह वर्ड यूज करते हैं सपोज्ड। ठीक है, और अगर यहाँ लेट के बाद में इट का यूज होता है तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑब्जेक्ट की जगह पर सपोज्ड के बाद वो दैट आता है। पर ये दैट का यूज आपको कब करना है, जब लेट के बाद इट का यूज हो। अच्छा, ये कैसे टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे, मैथ्स टाइप के सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होंगे, लेट से, उनमें बता रही हूँ। अगर आपको आगे प्रोनाउन इट दिखता है तो आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे दैट का यूज करना है। तो ही सपोज्ड दैट, कॉमा की जगह अभी भी टू आएगा, टू बी अ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला बनाए, ही सेड की जगह क्या आ जाएगा, सपोज्ड। चेक करो क्या यहाँ लेट के बाद इट है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, दैट, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू, बाकी एज इट इज, टू बी अ रेक्टेंगल। लेकिन अगर यहाँ पर इट का यूज ना होकर के ऑब्जेक्ट गिवन है, तो जब ऑब्जेक्ट गिवन ही है तो ऑब्जेक्ट लगाओ ना भाई। तो ही सपोज्ड, किसको सपोज करा है, कॉस्ट प्राइस, कॉमा की जगह अभी भी टू बी 100। अगेन देखो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस गिवन है ना ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, ही सपोज्ड सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस टू बी एक्स। यानी बहुत नॉर्मल सी चीज है, अगर ऑब्जेक्ट इट दे रखा हो तो उसे दैट में कन्वर्ट कर देना, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट मेंशन हो तो फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज मेंशन कर देना। ठीक है, ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, मैथ्स वाले, जिनका इनडायरेक्ट स्पीच किससे बनता है, सपोज्ड से बनता है। तो यहाँ पर आपके जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस है वो होते हैं खत्म। देखो मैंने आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव इंपैरेटिव पढ़ाए, नेगेटिव इंपैरेटिव पढ़ाए, क्वेश्चन टैगिंग पढ़ाई है, लेट से स्टार्ट हुए सेंटेंस पढ़ाए जिनके 5 तरीके पढ़ाए, कोई सा भी एग्जामिनर दे सकता है, और एक ये लास्ट में कुछ मैथ्स वाले सेंटेंस पढ़ाए जिनमें हम सेड की जगह सपोज वर्ड का यूज करते हैं, और काफी इजी है इनके भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना।
चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इनके जरा एक बार हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हो या फिर आप किसी व्यक्ति को बद्दुआ दे रहे हो। तो ये आशीर्वाद और जो बद्दुआ वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये वाले कहलाते हैं ऑप्टेटिव। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद ही दे रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भाई लंबी उम्र हो आपकी। ऐसी मे यू डाई, सड़ सड़ के मर, तो ये बद्दुआ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये टाइप के सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी है। अब इनकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहली बात तो है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी पर एंड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मे गॉड हेल्प यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्सक्लेमेटरी लगा लेना। ऐसी दूसरी बात, ऐसे टाइप के अच्छा ये ऑप्शनल है, बी वाला जरूरी नहीं है आपको मिले ही मिले। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में आपको मे देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम जो वर्ब यहाँ पर यूज करते हैं इन्वर्टेड के अंदर, वो यूज करते हैं माइट। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज होना मैंडेटरी है। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में मे है तो वो अपने आप माइट में कन्वर्ट हो जाता है, पर अगर मे नहीं है डायरेक्ट स्पीच में तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में माइट मेंशन करना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैम ऐसे टाइप के सेंटेंस में जो सेट टू है ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये जो सेट टू है ना, ये आपको ऐसे याद रखना है। एक तो वर्ड याद रखना है बीपी और एक वर्ड याद रखना है सीडब्ल्यू। स्कूल में मिलता था ना क्लास वर्क और होमवर्क, तो एक तो बीपी याद रखना है और एक सीडब्ल्यू याद रखना है। तो यहाँ पर बी से मेरा सेंस है ब्लेस से, पी से मेरा सेंस है प्रे से, सी से मेरा सेंस है कर्स, यानी जब हम किसी को क्या देते हैं, बद्दुआ देते हैं। तो बी से मेरा मतलब है ब्लेस से, पी से मेरा मतलब है प्रे से, सी से मेरा मतलब है कर्स से, और डब्ल्यू से मेरा मतलब है विश से। यानी कि सेट टू इन सब में कन्वर्ट होता है। जहां पर ये जो प्रे वर्ड है ये तब यूज होता है जब आपकी डायरेक्ट स्पीच में क्या गिवन हो, गॉड गिवन हो, क्योंकि हम भगवान से ही जो है वो प्रार्थना करते हैं। ब्लेस कब यूज होता है, जब बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। कर्स तो आप समझ ही गए, जहाँ बद्दुआ की बात होगी। और जब हम उम्र की बात करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, विश करते हैं। तो आप इस सेट टू को इनमें से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपका डायरेक्ट स्पीच कैसा है। दूसरा चेंज मैंने आपको बताया है, या वापस बता दूं, कॉमा की जगह जो है वो अभी भी क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। और तीसरा चेंज, चाहे आपके डायरेक्ट स्पीच में मे हो चाहे नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज करना मैंडेटरी है। चलिए इन तीनों तरीके को यूज करते हैं और जरा अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। मे गॉड, गॉड आ गया ना तो फिर यहाँ पर प्रेड ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। ही प्रेड, प्रेड के बाद में कॉमा की जगह क्या लिखो, दैट। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में भी मेंशन नहीं है। दैट के बाद गॉड माइट। देखो इस सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, आपको इन्वर्जन हटाना है, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन हो सकता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन कभी भी नहीं होता है। तो ये आपको हटाना है ना। तो गॉड माइट ब्लेस, पर्सन चेंज करना है, यू की जगह आप जो पर्सन चाहे वो कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्योंकि मेंशन नहीं है। माइट ब्लेस हिम भी भूल सकते हो। ऐसे ही मदर, अगर माँ या पिता हमें देते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, तो ब्लेस्ड मी लिख दूं, कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आएगा। यू, अगेन यू सेकंड पर्सन है, जब ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो ब्लेस्ड मी भी कर सकते हो, मी है तो आप दैट के बाद में आई भी लिख सकते हो, आई माइट। यू सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आई आएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। इन्वर्जन हटाना है। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात, आपकी डायरेक्ट स्पीच में तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज नहीं आता है। या पॉइंट नंबर 4 में लिख लेना कि डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दे दिख रहा है, मे यू डाई का मतलब आप सामने वाले को कर्स्ड कर रहे हो, दे कर्स्ड हिम, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आ जाएगा, ही माइट डाई। नेक्स्ट चलते हैं। मनीषा, मनीषा ऐसा लग रहा है फ्रेंड है, हम उम्र है तो हम उम्र है तो विश्ड लिख दूं, मनीषा विश्ड मी, कॉमा की जगह दैट, यू की जगह आई, क्यों, क्योंकि सेकेंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट मी है, आई माइट गेट सक्सेस, ऐसे ही लास्ट ऑप्शन चलता है, द सेंट, गॉड आ गया तो प्रेड ही आएगा, द सेंट प्रेड, ऑब्जेक्ट है नहीं, डायरेक्ट दैट लगाओ, गॉड माइट हेल्प, क्योंकि आपको सेकंड पर्सन यू गिवन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है नहीं, तो आपकी इच्छा हो तो हेल्प मी लिख दो, हेल्प हिम लिख दो, हेल्प अस लिख दो, इच्छा हो जो लिख दो। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें मेंशन नहीं है। तो ये तो वो सेंटेंस हमने देखे हैं जिनकी डायरेक्ट स्पीच में मे हमें गिवन था, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में माइट कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखते हैं जिनकी देखो डायरेक्ट स्पीच में मे ही नहीं है, बट स्टिल आपको फील हो रहा है ये ऑप्टेटिव है। ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, दिख रहा है ना कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ मांग रहे हो, भाई लंबी उम्र हो, ऐसी गॉड सेव द प्रेसिडेंट, तो यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। तो नियम तो सारे ऑप्टेटिव के ही चलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में अभी भी माइट का यूज करना मैंडेटरी है। जरा देखें द ऑडियंस, अब ऑडियंस ने या तो ब्लेस किया है लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, है ना, तो ब्लेस्ड लिख दूं, तो द ऑडियंस ब्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो डायरेक्ट दैट लगाओ, दैट किसकी बात कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की, आगे आएगा ना, इन्वर्जन हटाना पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर, माइट का यूज करना मैंडेटरी है, माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग को मैम उल्टा क्यों किया आपने, क्योंकि माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है, माइट एक मॉडल है। ऐसे इसका क्या बनेगा, वी डैश, गॉड आ गया तो प्रेड ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, वी प्रेड दैट, यहां तक तो ठीक है। गॉड सेव द प्रेसिडेंट, किसकी सेव की बात कर रहे हो, गॉड माइट का यूज करना मैंडेटरी है, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं जो कि सेव आपको गिवन है, गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। तो ये कुछ हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखे, क्वाइट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, बस इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट होना मैंडेटरी है, और दूसरी बात आपको बस ये चेक करना है कि सेड टू किस में कन्वर्ट होगा। ज़्यादा आपको हिचकिचाने वाली बात है नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उन ऑप्शंस को देखकर आप डील कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को थोड़ा इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अगर एरर स्पॉटिंग में इसका क्वेश्चन आता है तो फिर थोड़ा सा चेकआउट करना होता है कि द गिवन स्पीच इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और फिर उस हिसाब से जो है हम लोग नियम कानून कायदों का फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप के अपने सेंटेंसेस देखते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीख रहे हैं, एंड दोज आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनके जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एज सच बहुत सारे फिक्स नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले तक अपने क्या पहुंचाना चाह रहे हो, भाव। अब डायरेक्ट स्पीच तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच की बातचीत है, तो वहां तो मैं अपने भाव प्रस्तुत कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ही मेरे भाव दिखाने हैं। लेकिन अगर मेरी बात कोई आगे बोलेगा तो वो मेरे भाव कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, मुझे अगर बात कोई रो करके कहनी है तो वो थोड़ी ना रो करके बताएगा। तो इसीलिए जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भेजते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती है। उनमें से कौन कौन सी, अच्छा इनके कोई सटीक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी नहीं होते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बहुत फटाफट से अपना आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहली चीज़, यहाँ पर जो से या सेड या जो चेंज होता है वो इनमें से किसी में भी चेंज हो सकता है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है। तो आप सबसे पहले एक्सक्लेम्ड वर्ड ही देख लेना। तो अगर आप खुशी जाहिर करना चाहते हो तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय बोल सकते हो, दुख जाहिर करना चाहते हो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो बोल दो, अगर आपको सरप्राइज शो करना है आप वो बोल दो, अगर आपको गुस्सा शो करना है आप वो बोल दो, तारीफ शो करनी है अप्लॉज बोल दो, दुख व्यक्त करना है ग्रीव बोल दो, रिग्रेट बोल दो, कंटेम्प्ट बोल दो, या फिर अप्लॉज। अच्छा, आप शाउट वर्ड का यूज भी कर सकते हो, क्राइड आउट यानी चीखना चिल्लाना, ईगरली विश यानी आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है किसी काम को करने की, यानी कि सेड जो है या जो से वर्ड है वो इनमें से किसी में भी जा सकता है, रटने की जरूरत नहीं है। मोस्टलियों के साथ, मोस्टली वर्ड्स के साथ एक्सक्लेम्ड वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे याद रख लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड वर्ड का होना जरूरी है। ये पहला चेंज जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा चेंज, जैसा भी हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क रिमूव किया था, तो वैसे ही जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तीसरा चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज,
अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड है, व्हाट या फिर हाउ, तो ये व्हाट और हाउ जो है ना, ये एक्सप्रेशन शो करता है। ये डायरेक्ट स्पीच में तो यूज हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम व्हाट या हाउ का यूज नहीं करते हैं। अब व्हाट या हाउ का बोलते हैं एक्सप्रेशन में क्या या फिर कैसे हुआ ये, तो ये क्या और कैसे जो है ना, ये आपका एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच में यूज हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं हो सकते। तो इनकी जगह कौन कौन से वर्ड हैं जो आप यूज कर सकते हैं, या तो बिग, या तो ग्रेट, या स्ट्रेंज, या लवली, या वेरी, या टेरेबल, अकॉर्डिंगली कि आपको कैसा बताना है। जैसे एग्जाम्पल, वॉट अ फूल, कैसा पागल इंसान है ये। अब ये जो आपने बोला वॉट अ फूल, यहाँ पर वॉट वर्ड आपने डायरेक्ट स्पीच में तो बोल दिया, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या बोलना पड़ेगा, अ बिग या फिर अ ग्रेट फूल। इनमें से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर लो अकॉर्डिंगली। कितना बड़ा पागल है ये, ऐसी व्हाट अ न्यूज, क्या खबर सुनाई है, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, अ स्ट्रेंज न्यूज, या फिर व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है, तो अ लवली प्लेस या फिर अ स्ट्रेंज प्लेस। ऐसी व्हाट अ फाइन प्लेस, अ वेरी फाइन प्लेस। यानी आप देख पा रहे हैं मैंने इन सब सेंटेंसेस में से हाउ या व्हाट हटा दिया और उसकी जगह मैंने इनमें से कोई ना कोई वर्ड यूज किया है, या तो वेरी, या स्ट्रेंज, या लवली, या बिग, या ग्रेट, या फिर आपकी जो इच्छा हो आप वो वर्ड यहाँ से यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको व्हाट और हाउ को हटाना है वेन एवर यू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके जरूरी नहीं है कि ये सारे नियम आपको मिले, आपको बस एक्सक्लेमेटरी में ध्यान रखना है क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे सेड और से किस में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने देखा अच्छा एक्सक्लेमेटरी रिमूव करना है तो ये तो सब में ही होगा, फिर हमने देखा अगर व्हाट और हाउ है तो ये होना चाहिए। ऐसे ही अब अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई सा भी वर्ड है, जैसे वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, या ओ फॉर, या इफ आई कुड ओनली, या ओ इफ आई कुड ओनली, इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आपको आपकी डायरेक्ट स्पीच में दिखता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी जगह या तो आई विश हो जाएगा या फिर आई ऑनेस्टली डिजायर हो जाएगा और ये वर्ड हट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कहा वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता। अब ये वुड दैट दिख गया आपको, ये वुड दैट की जगह आप आई विश का यूज करें तो आई विश ही वर अलाइव। इजी है। ऐसे देखो ओ फॉर अ कप ऑफ मिल्क, यानी अरे यार एक दूध के कप के लिए, तो यानी ओ फॉर दिख गई आपको ये फ्रेज। इस ओ फॉर की जगह आप किसका यूज कर ले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ मिल्क, है ना। ये आगे वाला सेंटेंस तो आपकी हेल्प कर ही देगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये जो वर्ड है कि किस में कन्वर्ट कर दिया मैम ने, आई विश। आप चाहो तो यहाँ आई ऑनेस्टली डिजायर भी बोल सकते हो, यानी कि ये सारे जो फ्रेजेस हैं वो आई विश या फिर आई ऑनेस्टली डिजायर में चेंज किए जाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में मान लो व्हाट या हाउ भी नहीं है या फिर इन फ्रेजेस में से भी नहीं है, तो फिर आपके सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे या तो आपके सेंटेंस में ब्रावो वर्ड होगा जो कि खुशी के लिए यूज होता है, हुर्रे होगा जॉय के लिए यूज होता है, और फाई फाई को हम बोलते हैं ठीक ठीक कितनी गंदी बात है ना। इनमें से कोई वर्ड होगा। अब ये वर्ड किस में कन्वर्ट होता है, जो ब्रावो वर्ड है वो यूज होता है प्रेज में, या तो प्रेज बोलो और नहीं तो आप अपलॉड वर्ड का यूज भी कर सकते हो ब्रावो के लिए, तो या तो प्रेज आता है या अपलॉड आता है। ऐसी जो हुर्रे वर्ड है वो जॉय में कन्वर्ट होता है, और जो फाई फाई है वो कंटेम्प्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ब्रावो वर्ड है वो या तो अपलॉड में या प्रेज में कन्वर्ट हो रहा है, जो हुर्रे वर्ड है वो जॉय में कन्वर्ट हो रहा है, और जो फाई फाई वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंटेम्प्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस ये ब्रावो के बाद एक सेंटेंस लिखा होगा, हुर्रे के बाद एक सेंटेंस, या फाई फाई के बाद एक सेंटेंस, तो ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, इट इज अ मैटर ऑफ, ठीक है। अब इट इज अ मैटर ऑफ के बाद ब्रावो प्रेज में कन्वर्ट हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ के बाद हुर्रे जॉय में कन्वर्ट हो गया, और इट इज अ मैटर ऑफ के बाद फाई फाई कंटेम्प्ट में चेंज हो गया। कॉमा की जगह अभी भी मैंने दैट लिखा है, मतलब दैट आएगा और उसके बाद जो लास्ट में क्लॉज यानी सेंटेंस था वो आप लिख देना। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ब्रावो, ब्रावो के बाद क्या लिखा है, यू हैव डन वेल, तो आपको लाइन क्या याद रखनी है, इट इज अ मैटर ऑफ, ब्रावो में किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेज में, फिर आपको क्या लिखना है, दैट, और उसके बाद आपको ये अपनी क्लॉज एज इट इज लिखनी है, यू हैव डन वेल। आ गया समझ में। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, हुर्रे, हुर्रे के बाद एक सेंटेंस दिख रहा है, तो ये हुर्रे किस में कन्वर्ट हुआ, इट इज अ मैटर ऑफ, हुर्रे की जगह क्या आ गया, जॉय, दैट आ गया, और आपकी फ्रेज या ये क्लॉज जो है वो एज इट इज आ गया। ऐसे आपने क्या बोला, फाई फाई यू आर अ थीफ, ऐसे इट इज अ मैटर ऑफ,
फाई किस में कन्वर्ट होता है, कंटेम्प्ट में। क्या आएगा, दैट, और यू आर अ थीफ क्लॉज आपकी एज इट इज आ गई। ऐसी आपने बोला द बॉय सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, तो द बॉय, ब्रावो किस में कन्वर्ट हुआ, अपलॉडेड। अभी कहा था ब्रावो या तो अपलॉडेड या प्रेस, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अपलॉडेड हिम। उसके बाद सेइंग दैट फ्रेज एज इट इज ही हैड डन वेल। ये हैव को हैड आप जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम चेंज करते हैं, यानी कि ये कुछ सेंटेंसेस थे जो अगेन आपके इन 3 वर्ड से रिलेटेड थे। तो अगर आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो 5th पॉइंट से रिलेटेड आए, आपको ऐसे करना है। इन फ्रेजेस से रिलेटेड आए, ऐसे करना है। अगर आपको 3rd पॉइंट से रिलेटेड आए, वाटर हाउस से रिलेटेड आए, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट पॉइंट लेते हैं, अगर आपके सेंटेंस में यानी डायरेक्ट स्पीच में 2 सेंटेंस कंबाइन करके आ जाए, जैसे अ सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये 2 सेंटेंस को मिला करके बनाए गए हैं। और ये क्या कहते हैं, ये एक्चुअली आपकी ही बात को कहते हैं ना काट देते हैं। जैसे आप कह रहे हो अ सेंट, यानी एक तो महात्मा, और ऊपर से किससे डरता है, भूतों से। मतलब महात्मा लोगों को भूतों से तो नहीं डरना चाहिए, तो आप उसकी एक तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हो कि यार सेंट होकर के महात्माओं से डर रहा है, घोस्ट से डर रहा है ना। तो क्योंकि आप यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन शो करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन याद रखनी है कि इट इज के बाद में आप या तो स्ट्रेंज या एस्टोनिशिंग या शॉकिंग या मीन में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर आपको दैट वर्ड यूज करना है। आपको आपका पहला सेंटेंस लिखना है अ सेंट, अ सेंट पहला है ना, एंड की जगह आपको लिखना है शुड बी, और फिर आपको आपका दूसरा स्टेटमेंट लिख देना है। क्या बोला मैंने, आपको सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट करना है इट इज से, उसके बाद आप इन चारों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग या फिर मीन। उसके बाद आपको वर्ड लिखना है दैट, दैट के बाद आपको आपका पहला सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है शुड बी, और उसके बाद आपको आपका सेकंड स्टेटमेंट लिखना है। जैसे अ चाइल्ड एंड सो बी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी एक बच्चा और ऊपर से इतना बहादुर, बच्चे लोग ज्यादातर बहादुर होते नहीं है, तो बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दी ना, एक तो बच्चा ऊपर से इतना बहादुर। तो देखो मैंने क्या किया, इट इज, आप इन चारों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है दैट, जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला सेंटेंस अ चाइल्ड, फिर क्या लिखा है शुड बी, और फिर सेकंड स्टेटमेंट शुड सो ब्रेव। तो ये काम कब करने, जब आपको 2 सेंटेंस कंबाइन होते हुए दिखे। तो यहाँ पर यह आपका चैप्टर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो हम इसकी प्रैक्टिस यानी PYQs जब करेंगे तो इसमें और भी चीज़ें जो आपको क्लियर होंगी, बट हाँ कम से कम इतनी थ्योरी तो आपको आनी ही चाहिए व्हेनेवर यू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एंड आई हैव डन माय बेस्ट कि मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक ही बताऊं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, मुझे ज़रूर से बताएं आपको कैसी लगी, और ये चैप्टर आपको समझ में कितना आया ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा तुरंत पढ़ना चाहते हो वो भी आप मुझे ज़रूर से बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।